आपका हमारे YouTube चैनल आज फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की पद्धति, उसका स्वरूप और विशेषता। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत में लिखे गए प्रमुख चरित्र और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में और देखेंगे कि वह ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हैं और उनका अर्थ और उनका स्वरूप और उनके रचनाकारों के उनके लेखन शैली के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाएं या वंश चरित्र। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सूत परंपरा से मुक्त होने के बाद वंश विद्या आर्ध ऐतिहासिक साहित्य के रूप में एक विशाल भंडार के रूप में विकसित हुई। ऐतिहासिक चरित्र या काव्य एक रोमांस है जो एक सशक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होता है और उसकी रचना इसके इर्द गिर्द की जाती है। इस प्रकार की कृतियों के कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बाणभट्ट का हर्षचरित, गौड़वाहो विक्रमार्क देवचरित, नवसाह संकचरित, कुमारपाल चरित, पृथ्वीराज विजय तथा सिमपाल विलास तथा रामचरित आदि प्रमुख हैं। एक एक कर हम इन सभी की बात करेंगे। सबसे पहले बाणभट्ट का हर्षचरित। यह हर्षवर्धन की अधूरी जीवनी है जो 7वीं शताब्दी में लिखी गई। इसके 8 अध्याय हैं, लेकिन इसमें हर्ष के प्रारंभिक शासनकाल की जानकारी ही उपलब्ध होती है। पहला अध्याय में बाण के परिवार की जानकारी मिलती है। दूसरे अध्याय में बाण तथा हर्ष की मुलाकात का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तीसरे अध्याय में थानेश्वर की जानकारी हमें उपलब्ध होती है और अगले जो 5 अध्याय बचते हैं उनमें हर्ष के पूर्वजों, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन मोखरी से उसकी बहन राजश्री के विवाह तथा उसके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, ग्रहवर्मन की हत्या, मालव नरेश द्वारा राजश्री की बंदी बनाए जाने की घटना आदि का वर्णन हमें देखने को मिलता है। यह एक ऐतिहासिक गद्यात्मक रोमांस या रहस्याख्यान है जो सांस्कृतिक साहित्य के अंतर्गत काव्य या दरबारी महाकाव्य की कोटि से संबंध रखता है। वी.एस. पाठक का मानना है कि हर्षचरित एक अपूर्ण कृति नहीं है बल्कि पूर्ण रचना है जिसे बाणभट्ट ने स्वयं हर्ष और राजश्री की भेंट से आगे कभी लिखा ही नहीं या वह लिखना ही नहीं चाहते थे। उनका सारा प्रयास वस्तुतः इसी साध्य को प्राप्त करने पर केंद्रित था। और हम देखते हैं कि हर्षचरित की विषय वस्तु या उसकी प्रकृति कैसी थी। हर्षचरित में चापलूसी और अतिशयोक्ति की भरमार देखने को मिलती है। हर्षचरित को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि दरबार में उपलब्ध आधिकारिक जानकारियों पर आधारित तथ्यों तथा जनश्रुतियों के अतिरिक्त इस रचना के लिए अन्य किसी स्रोत से तथ्य नहीं लिए गए हैं। आगे कुछ घटनाएं चाहे बाण द्वारा प्रत्यक्षदर्शी थी, लेकिन बहुत सी घटनाएं बाण के अपने ज्ञान कल्पना पर ही आधारित हैं। और हम देखते हैं कि हर्षचरित को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि बाण का उद्देश्य घटनाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना नहीं बल्कि उनके नायक द्वारा कुल की प्रतिष्ठा को बचाने, राजश्री को बहन प्रतीकात्मक रूप से राशि गरिमा या मर्यादा दोनों रूपों में वापस लाने जैसे विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता को दर्शाना था। लेखन या रचना दृष्टि से रसाख्यान परक या रोमांटिक है। इसमें मिथकीय, धार्मिक उद्धरणों और प्रसंगों की भरमार देखने को मिलती है और शब्दों में द्विअर्थीपन और वाक्यों में अप्रत्यक्ष सांकेतिक उद्धरण भरपूर देखने को मिलता है। मेटाफर की कोटि में रख सकते हैं। और भले ही हर्षचरित की रचना सामान्य अर्थ में इतिहास लेखन के प्रयोजन से नहीं हुई, परंतु यह निश्चित है कि ऐतिहासिक तथ्य इसका आधार है। हर्षचरित का अंग्रेजी अनुवाद कॉवेल तथा टॉमस ने किया था और उनका मानना है कि वास्तविक घटनाओं पर उतनी ही अधिक आधारित है जितनी स्कॉट की, क्वेंटिन, डरवड या वोवेली। अगर हम समकालीन अभिलेखों या स्रोतों को देखें तो सत्य के प्रति बाण की गहरी निष्ठा की पुष्टि भी होती है। समकालीन अभिलेखों और स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है कि हर्षचरित में बहुत सी घटनाओं को सही लिखा गया है। हर्षचरित में बाण हर प्रकार के
वर्गों के पुरुष महिलाओं के साथ साथ कई प्रकार के अनाजों, फसलों, पर्शियन व्हील का भी वर्णन करता है। और अंततः बाण की रचना में हमें हमेशा एक दरबारी की प्रशस्ति ही नहीं बल्कि उनके गौरवशाली स्वामी के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि की झलक भी मिलती है, क्योंकि जब हर्ष की सेना द्वारा फसलों का नुकसान किया गया था तो उसका आलोचनात्मक वर्णन करते हुए किसानों के विद्रोह का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो रचना है वह है गौड़वाहो, जो कि वाकपति राज की कृति है, जो कि 8वीं शताब्दी की रचना है, जो कि वाकपति राज के संरक्षक कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा गौड़ के एक शासक पर विजय तथा उसकी हत्या पर केंद्रित है। लेकिन गौड़वाहो को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक अधूरा काव्य है, क्योंकि ऐसा संभव है कि अपने संरक्षक की मृत्यु अर्थात यशोवर्मन कश्मीर के ललितादित्य द्वारा परास्त हो गया था और 1740 में उसकी मृत्यु हो गई। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद लेखक ने आगे नहीं लिखा। इसके बाद है पद्मागुप्त, जिन्हें परिमल भी कहा जाता है, उनके द्वारा नवसाह संकचरित की रचना की गई थी। यह 18 सर्गों में उपलब्ध होती है। इसका कथानक चाहे मिथ की हो, लेकिन यह मालव नरेश सिंधुराज नवसाह के अतीत से संबंधित तथ्यों का उल्लेख करती है। नेक्स्ट है विक्रमांक देवचरित, जो बिल्हन द्वारा लिखा गया है, जो कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में 1040 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। यह 18 सर्गों में रचित ग्रंथ है। बिल्हन जो कि कश्मीरी ब्राह्मण थे, विक्रमादित्य षष्ठ ने बिल्हन को अपना विद्यापति नियुक्त किया था और भाविकतापूर्ण वीरता और प्राचीन काल के शौर्य तथा प्रक्रम के प्रति अतीत मोह की प्रवृत्ति बिल्हन की कृति में देखने को हमें मिलती है। और यह रचना महाकाव्य शैली में लिखी गई है। राजकन्या चंद्रलेखा की माध्यम से स्वयंवर का वर्णन भी देखने को हमें मिलता है। बिल्हन की रचना पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। इसी के संदर्भ में वी.एस. पाठक का मानना है कि बिल्हन ने अपने संरक्षक द्वारा चालुक्य राज सिंहासन पर अवैध ढंग से कब्जा किए जाने के कुकृत्य तथा नैतिक चरित्र को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए बहुत सी कहानियों का सहारा लिया है। और दूसरी तरफ बुलर मोदे का मानना है कि बिल्हन के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसका उद्देश्य विक्रम के चरित्र पर लगे कलंक को धोना तथा उसके शत्रुओं के अत्याचारों का वर्णन करना है। और वी.एस. पाठक का मानना है कि एक राजकीय कवि के रूप में सुता अपने दायित्व के दुर्भाग्यपूर्ण समझ ने उन्हें अपने संरक्षक के सभी कार्यों को उचित ठहराने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट है जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जो कि संभवतः तराइन के प्रथम और दूसरे युद्ध के मध्य लिखी गई थी। यह रचना कई टुकड़ों में मिलती है। हरविलास शारदा जी के मतानुसार पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने ही की थी, क्योंकि पृथ्वीराज विजय में कहीं भी इसके रचनाकार का नाम हमें नहीं देखने को मिलता। एक कश्मीरी कवि थे जैनक। इस कृति में हमें तराइन के प्रथम युद्ध का वर्णन मिलता है। जैनक ने पृथ्वीराज विजय को दशरथी राम की भूमिका में चित्रित किया है और कदम्बवास और भुवेक मल्ल नामक पृथ्वीराज के 2 मंत्रियों को क्रमशः हनुमान और गरुड़ की रूप में निरूपित किया है, अर्थात लिखा है। पृथ्वीराज की पत्नी की पहचान सीता के रूप में की गई है। और अंततः हम देखते हैं कि राजतरंगिणी, जो कि कल्हण द्वारा लिखी गई थी। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। यह एक पद्यात्मक 8000 छंदों का एक संस्कृत काव्य है। यह 8 सर्गों में विभाजित है। कल्हण ने हर सर्ग को तरंग कहकर संबोधित किया है। राजतरंगिणी की विशेषता देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो विशेषता हमें देखने को मिलती है वह है इसे भारत का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक ग्रंथ में जो मूलभूत बातें होनी चाहिए वह सभी इसमें देखने को मिलती है। कल्हण ने अपने से पूर्व लगभग 11 पुस्तकों को इसमें सम्मिलित किया है और उनका सहारा लिया है। इसके साथ ही कुछ कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और अभिलेखों को भी आधार बनाते हुए राजतरंगिणी की रचना की है। और हम देखते हैं कि पुराणिक काल से लेकर संभवतः 1184 ईस्वी पूर्व से लेकर यह 1148 के
तक के कश्मीर के राजाओं का अनवरत इतिहास है। कल्हण कश्मीर के शासक हर्ष के मंत्री चंपक के पुत्र थे और राजतरंगिणी में कुलीन ब्राह्मणों से लेकर डोम अस्पृश्य चंडाल तक हर जाति का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कल्हण ने जनता के विद्रोहों की चर्चा भी की है जो बहुत बड़े पैमाने पर होते थे। इसीलिए कल्हण कहते हैं कि कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जो विप्लव में भी आनंदित होता था। और कल्हण कहते हैं कि तरंगिणी अपने राजाओं को इस प्रकार नियंत्रित और प्रदर्शित करते थे जैसे सपेरे सांपों को अपने निजी लाभ के लिए नियंत्रित और प्रदर्शित करते थे। और कल्हण कहते हैं कि राजा और सरकार के साथ मतभेद होने के बाद पुरोहित एकजुट होकर एक सशक्त राजनीतिक हथियार के रूप में भूख हड़ताल पर उतारू हो जाते थे। और चाहे राज्य में मुख्य रूप से आर्थिक पक्ष को नहीं लिखा गया, लेकिन कल्हण का कहना है कि जहां राजदरबार के लोग भुने हुए मांस और हल्की ठंडी और सुगंधित मदिरा का आनंद उठाते थे, वहीं आम लोगों को चावल और हाक से संतोष करना पड़ता था। कल्हण के विवरण से यह भी प्रतीत होता है कि जाति किसी असैनिक या सैनिक पद पर आसीन होने में बाधक नहीं थी, अर्थात सैनिक पद या असैनिक पदों पर किसी धर्म जाति का विशेष अधिकार नहीं था। कोई भी जाति का व्यक्ति उच्च पद प्राप्त कर सकता था। राजतरंगिणी में अंतर जातीय विवाह का भी उल्लेख भी देखने को मिलता है। आरसी मजूमदार कहते हैं कि राजतरंगिणी प्राचीन भारतवासियों द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक ज्ञान की उच्चतम सीमा को दर्शाता है। और कल्हण कहते हैं कि केवल वह सदाचारी कवि ही प्रशंसा का पात्र है जो प्रेम या घृणा से मुक्त रहकर अपनी भाषा को सदैव तथ्यों को उद्घाटित अलौकिक करने तक सीमित रखता है। और कल्हण ने अपनी कृति में अपने से पूर्व 11 मनीषियों की कृतियों को आधार बनाया है या उनकी सहायता ली है। राजतरंगिणी में अतिशयोक्ति बहुत देखने को मिलती है, जैसे राणादित्य नामक एक राजा का उल्लेख है जिसने 300 वर्षों तक राज किया था। यह बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कल्हण भी अपने काल के परिवेश से संबंध अन्य लोगों की तरह ही अलौकिक और चमत्कारी तथा अंधविश्वासों से मुक्त नहीं थे। और चौथे खंड में हमें कश्मीर के कारकोट वंश से संबंधित जानकारी मिलती है, जिसे राजतरंगिणी की ऐतिहासिकता का अधिक सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है। और 8वें खंड में कल्हण ने अपने समय के आसपास घटित घटनाओं का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। कालक्रम के आधार पर कल्हण ने राजतरंगिणी में कली, लोलिक और शक संवत का प्रयोग किया है। राजतरंगिणी भारतीय इतिहास की अनेक तिथियों को निश्चित करने की दृष्टि से अमूल्य है, क्योंकि इसमें अनेक लेखक, कवियों, नाटककारों के नामों का उल्लेख हमें साधारणतः देखने को मिलता है। कल्हण के अनुसार केवल वही योग्य व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है जिसकी भाषा ने अतीत की घटनाओं का वर्णन करने के क्रम में किसी न्यायाधीश की भांति पूर्वाग्रह और पक्षपात का त्याग कर दिया है। अर्थात कल्हण का मानना है कि एक इतिहासकार को या लेखक को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। कल्हण ने डामरों लुटेरों की संज्ञा देते हुए कायस्थों के लालच, गबन और अत्याचारों और विश्वासघात का भी पर्दाफाश किया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन के बारे में और उन मध्यकाल के कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकारों की रचनाओं के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।